मैं हनुमंत सिंह जितावत, सह आचार्य बाबा भगवान दास राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा। मैं आज BSc ऑनर्स पार्ट सेकंड में चलने वाले विषय कृषि वित्त व सहकारिता के अंतर्गत किसान सेवा समितियां क्या है, इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी देना चाहता हूं। देखिए, किसान सेवा समितियां अच्छी तरह से संगठित पंजीकृत सहकारी संस्थाएं हैं जो सहकारी सिद्धांतों पर आधारित है। वह ये सहकारी कानूनों से नियंत्रित होती है। 70 के दशक से पूर्व यह देखा गया कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समितियां संचालन में विविधता लाने में सफल नहीं हो पाई है, विशेषकर विपणन व विधायन कार्यों के संचालन में। साथ ही ये समितियां ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्गों तक अपनी पहुंच नहीं बना पाई व न ही ये आर्थिक रूप से सजीव इकाइयां बन पाई। फलस्वरूप राष्ट्रीय कृषि आयोग के सुझाव पर सन 1971 में किसान सेवा समितियां सहकारिता के सिद्धांत के आधार पर अस्तित्व में आई। उद्देश्य क्या है, इसकी अब अपन बात करते हैं। देखिए, उद्देश्य क्या रखा गया। ग्रामीण समाज की कमजोर वर्ग जैसे छोटे किसान, सीमांत किसान, खेतिहर मजदूर व दस्तकारों को सभी प्रकार की साख सेवाओं व किसानों की संपूर्ण आवश्यकताएं जैसे तकनीकी सेवाएं व मार्गदर्शन की सुविधा प्रदान करना, साथ ही एक ही बिंदु पर सभी एकीकृत सेवा प्रदान करना, यह उद्देश्य रख के किसान सेवा समितियों की स्थापना की गई थी। किसान सेवा समितियों के कार्य। पहला कार्य, कमजोर वर्गों को सभी प्रकार के ऋण, फसल ऋण, मध्यकालिक ऋण व दीर्घकालिक ऋणों की आपूर्ति करना। दूसरा, कृषि विकास के लिए आवश्यक साधनों की उपयुक्त मात्रा व तकनीकी मार्गदर्शन समय पर व सतत रूप से उपलब्ध कराना। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्र के सहायक धंधों जैसे दुग्ध पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, वानिकी आदि को बढ़ावा देना। चौथा, कृषि व्यवस्था में सुधार के प्रयास करना। पांचवा, कमजोर वर्गों को छोटी बचतों व जमाओं के लिए प्रोत्साहित करना। अब बात करते हैं अपन किसान सेवा समितियों के कार्यक्षेत्र की। देखिए, किसान सेवा समितियों का कार्यक्षेत्र वो जिले हैं जहां पर छोटे किसान विकास अभिकरण SFDA व सीमांत किसान विकास अभिकरण MFDA कार्य कर रहे हैं। प्रायोजकता। इन किसान सेवा समितियों के प्रायोजक कौन होते हैं, इसकी बात करते हैं। देखिए, जिले का अग्रणी बैंक वित्तीय मामलों में किसान सेवा समितियों का प्रायोजक होता है। प्रबंध की बात करें तो प्रबंध संचालक मंडल में निदेशकों की संख्या सीमित आकार के अनुसार 9 से 13 हो सकती है। एक पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक अग्रणी बैंक द्वारा नियुक्त किया जाता है। 9 सदस्यों में से 5 चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जिनमें से 3 छोटे व सीमांत किसान वर्ग से व 2 बड़े किसानों के वर्ग से चुने जाते हैं। 4 प्रतिनिधि वित्तीय संस्थाएं, कृषि व सहकारी समितियां, विभाग व खंड विकास कार्यालय से लिए जाते हैं। अब बात करते हैं अपन इसके पूंजीगत ढांचे की। देखिए, समिति के वित्तीय स्रोतों से अंश पूंजी, अन्य स्रोतों से प्राप्त कोष व ऋण सम्मिलित है। अंश पूंजी में योगदान, समिति सदस्यों की अंश राशि, सरकार व अग्रणी बैंक की सहायता शामिल है। बड़े आकार की किसान सहकारी समितियों में अंश पूंजी की सीमा 1 लाख, लेकिन छोटी सहकारी समितियों में 50,000 रुपये होती है। कोष में योगदान वाणिज्यिक बैंक, सहकारी समितियां, SFDA व MFDA द्वारा अनुदान, साधनों की आपूर्ति से प्राप्त दलाली
व अग्रिमों से प्राप्त ब्याज से प्राप्त होती है। किसान सेवा समितियों की विशेषताएं। पहली विशेषता, किसान सेवा समितियों का कार्यक्षेत्र 10 से 12 गांवों से मिलकर बनाए जाने वाले सुगठित क्षेत्र होता है। पैक्स में 5 से 8 गांव जबकि शामिल किए जाते हैं व इसका व्यापार 3 से 5 सालों में 2.5 से 3 मिलियन क्षमता का होता है। दूसरा, किसान विकास समितियां की भी पैक्स की तरह ही शाखाएं होती है जिसका व्यापार 5 से 7 साल में 10 मिलियन तक पहुंच सकता है। तीसरा, श्रम शक्ति व भूमि के उपयोग के लिए एफएसएस के पास कृषि आधारित संपूर्ण रणनीति होती है। चौथा, एफएसएस की सदस्यता मुख्य रूप से ग्रामीण जनसंख्या के अब तक कमजोर वर्ग से लिए जाते हैं। एफएसएस का प्रबंध भी इन्हीं तबकों के पास होता है। छठा, एफएसएस साख से संबंधित गैर साख से जुड़े हुए कार्यों विधायन संग्रहण का भी संचालन करती है। सातवां, एफएसएस व पैक्स की तरह ही त्रिस्तरीय साख संगठन का अभिन्न अंग होता है जब राज्य सहकारी बैंक द्वारा प्रायोजित होती है। आठवां बिंदु, किसान सेवा समितियां एक सहकारी संगठन ही होता है चाहे ये वाणिज्यिक बैंक से प्रायोजित ही हो। नौवां, किसान सहकारी समितियों के पास पर्याप्त संख्या में अच्छी तरह से प्रबंध कार्य में प्रशिक्षित व तकनीकी ज्ञान से युक्त कर्मियों का उपलब्ध होना आवश्यक है। 10वां, किसान सेवा समितियां एक स्वभुगतान प्रस्ताव की तरह कार्य करती है जिसका अर्थ है कि यह अपने खर्चों को सही समय अंतराल में चुका देती है। प्रदर्शन की बात करें, प्रदर्शन मापदंड का क्या क्राइटेरिया होता है इसकी बात करें। देखिए, 4 संगठनात्मक सिद्धांत एफएसएस को बढ़ावा देने के लिए उपयोग में किए जाते हैं। ये है, पहला, ऊर्ध्व एकीकृत संगठनात्मक ढांचा। ये स्थानीय से क्षेत्रीय से राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, कुछ सीमा तक पैक्स में भी है। दूसरा, एफएसएस में क्षेत्र कार्यालयों की अधिकता होती है। तीसरा, कमजोर वर्गों का विशेष ध्यान रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों की संख्या को बढ़ाना। व चौथा, संचालन के बहु या आयामी संरचना जो क्षैतिज रूप से एकीकृत हो, यह पैक्स पर भी कुछ सीमा तक लागू होता है। 1980 में रिजर्व बैंक के अध्ययन में निम्न बातें प्रकट हुई। पहला, अनेक प्राथमिक सहकारी साख समितियों व किसान सेवा समितियों का क्षेत्र एक ही है जो एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण है। दूसरा, बड़े किसानों का एफएसएस के प्रबंधन में प्रभाव अब भी जारी है। तीसरा, बहुत सारी एफएसएस में तकनीकी कार्मिक नहीं है। चौथा, अनेक किसान सेवा समितियां कृषि उपज के विपणन की व्यवस्था करने में पूर्णतया असफल रही है। पांचवा, उन्होंने केवल सीमित रूप से गैर साख कार्य जैसे फार्म साधनों की आपूर्ति व उपभोक्ताओं के वितरण का कार्य ही किया है। प्रदर्शन 30 जून 1991 तक भारत में 2410 किसान सेवा समितियां कार्य कर रही थी जिनमें 67.74 लाख सदस्य थे, जिनमें 83.54% कमजोर वर्ग के थे, 97.79 करोड़ रुपए अंश राशि के थे, जिनमें 17.29 करोड़ राज्य सरकार ने दिए थे। एफएसएस ने 252.68 करोड़ रुपए का ऋण दिया था जिसका 40.86% अति दे रहा है। तो यह बात मुख्य रूप से किसान सेवा समिति के बारे में मैंने आज बात की है। धन्यवाद।